आपकी सेहत का रखे ख्याल महात्मा गांधी अस्पताल, जहां है हृदय रोग, कैंसर रोग, मस्तिष्क रोग, लिवर तथा उदर रोग, महिलाओं तथा बच्चों से जुड़ी सभी प्रकार की जांच व सुपर स्पेशलिटी उपचार सेवाएं। कॉल 1800-180-6002। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज दूरदर्शन राजस्थान की एक नई पेशकश हेलो डॉक्टर में। मेरा नाम तनुषा नागरथ है और मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं आज के इस नए ताज़ा तरीन एपिसोड में। ये प्रोग्राम एक सीधा प्रसारण है जो हमसे आप तक पहुंच रहा है और हम रोज़ सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3:30 से 4 बजे तक आपके समक्ष आते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञों से, सीजन्ड और बहुत स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स से, जिनसे आप जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और उनके मार्गदर्शन से एक स्वस्थ, एक सेहतमंद और एक सफल, सुरक्षित जीवन जी सकते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कल्पना तिवारी, जो एक अनुभवशाली गायनेकोलॉजिस्ट हैं और प्रेजेंटली मेडिकल कॉलेज जयपुर में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। आप जयपुर की पहली महिला गायनेकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने रोबोटिक टेक्निक से गायनी सर्जरीज की हैं। लेडी हार्डिंज मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से एमडी करने के बाद आपने वहां 6 साल तक सेवा दी है। प्रेजेंटली आप गायनी एंडोस्कोपी और रोबोटिक सर्जरी में विशेषज्ञ होने के साथ साथ अपनी रिसर्च पेपर्स और पुस्तकों के जरिए योगदान दे रही हैं। आइए डॉक्टर कल्पना तिवारी का स्वागत करते हैं और जानते हैं उनसे मातृत्व और महिला स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। आज का विशेष टॉपिक है रोबोटिक सर्जरी, आधुनिक तकनीक से सुरक्षित इलाज। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कल्पना तिवारी हमारे आज के प्रोग्राम में। धन्यवाद तनुषा, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और आज हम अपने दर्शकों के साथ में आप जो भी उनके क्वेश्चंस हैं उनके साथ में अपने विचार में अपना एक्सपीरियंस साझा करूँगी। डॉक्टर, हम शुरुआत करेंगे। मैं आपका एक्सपीरियंस, आपकी रुचि किस तरह इस फील्ड में आई, कैसे आपने आउट ऑफ ऑल द फील्ड्स गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स को चुना और इस फील्ड में अपनी रुचि बढ़ाते हुए अपना एक्सपीरियंस लिया। 15 साल बहुत लंबा समय होता है, 15 साल से भी ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस है। तो किस तरह आप इस मार्ग पर आईं, कैसे आपने चुनाव किया, कैसे आपकी रुचि बढ़ी और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा पिछले 15 साल का, हम ये जानना चाहेंगे। देखिए, मैंने अपना MBBS क्लियर करने के बाद में जो हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू अपना एग्ज़ाम क्लियर किया और स्त्री रोग विशेषज्ञ बनने का मेरा बचपन से ही एक सपना था। बिकॉज सर्जरी में मेरा इंटरेस्ट था और मेडिसिन, हमारा जो गायनी ब्रांच है इट इज़ सर्जिकल एंड मेडिकल एज वेल बोथ। सो इसलिए इस विषय में मेरा विशेष रुचि थी और फिर मैंने अपना PGशिप के बाद में इसमें अपना विशेषज्ञता हासिल की और फिर अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस बढ़ाया। आपका रुझान और डेवलपमेंट स्पेशली फील्ड ऑफ सर्जरी में किस तरह से बढ़ा मैम? मतलब आप और फील्ड्स चूज़ कर सकते थे बट सर्जरी में भी इतनी डिटेल्ड रोबोटिक आधुनिक सर्जरी, इस तरफ आप किस तरह से मुड़े, मतलब कैसे आपका रुझान हुआ, हम जानना चाहेंगे। देखिए, जो भी हम ये चाहे बोलते हैं कि चिकित्सा क्षेत्र है, वहाँ पे जो डॉक्टर्स आते हैं वो सेवा भावना के साथ आते हैं और जब भी वो अपने पेशेंट से मिलते हैं तो उनको अपने पेशेंट्स का जो भी रोग है उसको ट्रीट करके खुशी मिलती है। साथ ही ट्रीटमेंट ही नहीं, ट्रीटमेंट्स के बाद में पेशेंट का जो आउटकम होता है उसके साथ में अगर डॉक्टर संतुष्ट है और आप ये समझें कि लगातार वो कार्यरत होते हैं कि अपनी स्किल्स को बढ़ाएं, नॉट फॉर देमसेल्व्स बट फॉर द पेशेंट्स, अपने रोगियों के लिए। उनके सपोज हम ऑपरेशन भी करते हैं, उसके बाद पेशेंट आउटकम अगर हम अच्छा दे सकते हैं समय के साथ, तो हर डॉक्टर प्रयास करता है कि अपने क्षेत्र में स्किल्स, नई से नई जो स्किल्स है, जो आधुनिकतम तकनीकें हैं, उनको अक्वायर करें और अपने पेशेंट्स को लाभान्वित कर सके। तो इसीलिए सर्जरी में इनिशियली जो मेरा इंटरेस्ट था, आप देखें अगर सर्जरी के क्षेत्र में हम जो रूटीनली जानते हैं कि मरीज़ों का इलाज या आप जो भी ऑपरेशन है उसके करने के कई तरीके होते हैं। एक है जैसे पेट पे चीरा लगाकर ऑपरेशन किया जाता है, उसके बाद में आता है अपना दूरबीन वाला ऑपरेशन जिसे हम कहते हैं, और अब जो हमारे पास में है वो है एडवांस दूरबीन या जिसे हम रोबोट असिस्टेंट कहते हैं। ऑपरेशन इन तीनों में सेम होता है, लेकिन जो अंतर पड़ता है दैट इज़ रिलेटेड टू पेशेंट आउटकम। पेशेंट की रिकवरी फास्ट है और पेशेंट के हम कहें जो सर्जिकल आउटकम है वो भी बहुत बेहतर है। तो इसी उद्देश्य को लेकर के मैं लगातार अपने सर्जिकल स्किल्स पे हम लोग काम करते हैं और मेरा इंटरेस्ट इसीलिए मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी या जिसे हम कहें दूरबीन द्वारा ऑपरेशन में मेरी अभिरुचि है और उसके लिए मैं
अपना जो है स्किल्स हम लोग दे रहे हैं, एंड हम लोग पेशेंट्स का भी ध्यान रख रहे हैं, वी आर डूइंग सर्जरीज फॉर दैट। सो हम समझ सकते हैं कैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ। पहले बिल्कुल। कैसे हम ओपन सर्जरी में जाते थे, जिसमें आपने बताया हमें कि पेट पे चीरा लग के, उसके बाद हम धीरे धीरे दूरबीन की होल सर्जरी जिसको हम कहते हैं, Yes. लैप्रोस्कोपी, हिस्टेक्टोमी थ्रू लैप्रोस्कोपी, Yes. और अब हम रोबोटिक सर्जरीज पे आए हैं। मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दर्शकों के लिए सीधा कि रोबोटिक सर्जरी होती क्या है? क्या रोबोटिक सर्जरी से हम क्या समझ सकते हैं, क्या समझ सकता है एक आम आदमी कि रोबोटिक सर्जरी कैसे एक ओपन सर्जरी से अलग है, और क्या है रोबोटिक सर्जरी? देखिए, रोबोटिक सर्जरी अगर हम कहें तो रोबोटिक सर्जरी दूरबीन द्वारा जो ऑपरेशन कहा जाता है उसी का एक एडवांस वर्जन है। अगर हम ओपन सर्जरी की बात करें, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन जो बेसिक हमारा लैप्रोस्कोपी जिसे बोला जाता है उसकी बात करें, और रोबोटिक्स की बात करें, तो जो ऑपरेशन है वो तीनों में समान है। अंदर जो प्रोसीजर किया जाता है, बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि दूरबीन द्वारा ऑपरेशन करेंगे तो बीमारी अंदर छूट जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट अगर हम कहें कि हम बीमारी को कितना निकाल पाते हैं, तो ये हम जैसे जैसे हम अपनी कहें लैप्रोस्कोपी को एडवांस करते जाते हैं, बीमारी का क्लियरेंस उतना बढ़ता चला जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि पेशेंट आउटकम बहुत इम्प्रूव होता जाता है। अगर हम अंतर की बात करें तो जब हम पेट पे चीरा लगा के ऑपरेशन करते हैं तो वो अपने हाथों द्वारा किया जाता है, और हमारी विजुअल क्षमता है या जो हम देख करके ऑपरेशन करते हैं, आप ये समझें कि अगर जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको एडवांस कर दिया जाए, जो हम विजन देख रहे हैं उसको और एडवांस कर दिया जाए, ताकि हम अपने विजन से महीन चीज़ें देख पाएँ और अपने इंस्ट्रूमेंट से आसपास की चीज़ों को बिना नुकसान किए हुए बीमारी को पूरा निकाल पाएँ। तो आप ये समझे कि ये सर्जिकल फील्ड में एक विकास है। जैसे हर फील्ड में हम देखें, मोबाइल के क्षेत्र में हमने विकास किया है, गाड़ियों के क्षेत्र में हमने विकास किया है, टेक्नोलॉजी में हमने विकास किया है, तो बेसिकली ये जो सर्जिकल विकास है दैट इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जिसे हम पेशेंट के फायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसमें पेशेंट जल्दी अपने काम पे जा सकता है। दूसरा चीज़ की कठिन ऑपरेशन जहाँ पर कि हमारी विजन का लिमिटेशन होता है, हमारे इंस्ट्रूमेंट का लिमिटेशन होता है, वहाँ हम टेक्नोलॉजी को अपने कहें कि काम में यूज़ करके पेशेंट आउटकम को इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि हम अब टेक्नोलॉजी से ही मूव करे हैं एआई की तरफ। बिल्कुल, हम बिल्कुल। इतना डिपेंडेंट हो गए हैं आज की तारीख में एआई पे, तो वो भी एक डेवलपमेंट है। तो उसी तरह हम अगर समझना चाहें, एक आम आदमी समझना चाहे, तो कैसे हम एक ओपन सर्जरी से लैप्रोस्कोपी एंड लैप्रोस्कोपी से देन इनटू रोबोटिक्स में गए हैं। मैम, रोबोटिक सर्जरी की रूटीन कोई टेक्निक्स हैं जो आप थोड़ा सा सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हमको एक्सप्लेन कर सके, कुछ एक दो टेक्निक्स, इसमें होता क्या है? देखिए, इसमें ऐसा है कि सर्जिकल अगर हम डिफरेंस कहें तो विजन का डिफरेंस है। हमें जो दिखाई देता है पेट के अंदर, जो भी हम सपोज की होल सर्जरी, मतलब हम छोटे छोटे इनिशियली हम जब ओपन सर्जरी करते हैं तो बड़ा सा इंसिजन लगाया जाता है, जबकि लैप्रोस्कोपी में बहुत ही बारीक 5 mm 8 mm के इंसिजन के थ्रू आपकी बीमारी को डील किया जाता है। उसके बाद में विजन जो हम देख रहे हैं अंदर, वो काफ़ी गुना इम्प्रूव होता है, तो हम डिजीज़ को पूरा निकाल पाते हैं। एक तो विजन का डिफरेंस पड़ता है, दूसरा है इंस्ट्रूमेंट की टेक्नोलॉजी। इंस्ट्रूमेंट बहुत बारीक, बहुत महीन होते हैं, जिनसे कि आप एक समझे, आप हाथ से अगर सिलाई कर रहे हैं और अगर आपको अच्छा इम्प्रूवमेंट विजन दे दिया जाए तो आप उसी सिलाई को कितना अच्छा कर सकते हैं। तो यही एक डिफरेंस है कि किसी भी चीज़ को डील करने के लिए अपन सर्जरी को माइक्रो, मतलब विजुअल सर्जरी से वी आर टेकिंग इट टू अ माइक्रो सर्जरी। तो इसीलिए हमारी जो कहें कि कॉम्प्लिकेशंस रेट बहुत कम हो जाती हैं एंड पेशेंट आउटकम इम्प्रूव होता जाता है। तो ये डिफरेंस है इसमें। विजन हम देख रहे हैं, विजन का इम्प्रूवमेंट है और इंस्ट्रूमेंट का इम्प्रूवमेंट है। अगर मोटा मोटा कहें तो समय के साथ में हमारा विजुअल इम्प्रूव होता जा रहा है, जो कि हमें पैथोलॉजी को पूरा डील करने की क्षमता देता है, और हमारे इंस्ट्रूमेंट एडवांस होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू मैम, थैंक यू। हमें बहुत अच्छी जानकारी हासिल हो रही है। हम काफ़ी इन डेप्थ इस टॉपिक में और बात करेंगे। हमारे दर्शकों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्योंकि ये सीधा प्रसारण है, क्योंकि हम डायरेक्ट आपसे बातचीत करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप हमसे संपर्क करें और हमारी आज की विशेषज्ञ डॉक्टर कल्पना तिवारी से अपनी जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, आपके क्वेश्चंस हैं, आप जानकारी जो लेना चाहते हैं, उसके लिए हमसे संपर्क करें। संपर्क करने के लिए हमारे स्क्रीन पे जो नंबर्स हैं उन पे कांटेक्ट करें। जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि नंबर्स पे कांटेक्ट करना है, बट जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं नंबर्स रिपीट करना चाहती हूँ। आप संपर्क कर सकते हैं 0141270499,
या फिर 0141-270-4098 पर आप हमसे जुड़िए, डॉक्टर कल्पना तिवारी से जुड़िए और अपनी कोई भी क्वेरीज जो आप जानना चाहें स्त्री रोग से रिलेटेड, मातृत्व रोगों से रिलेटेड, तो हमसे संपर्क करें और हमसे जुड़ें आज के इस हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में। मैम, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब हम ऐसे कौन से केसेस हैं, ऐसी कौन सी सर्जरीज हैं जिसमें स्पेशली रोबोटिक सर्जरी काम आती है और लाभदायक होती है? ऐसी कौन सी सर्जरीज हैं? अगर हम बात करें हिस्टेक्टोमी की या कोई स्पेसिफिक ऐसी सर्जरीज जहाँ पे रोबोटिक सर्जरी से हम बेटर आउटकम्स ला सकते हैं, बेटर रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, रोबोटिक्स का यूज़ स्पेशली उन सर्जरीज में है जहाँ पर कि हमें जो ऑर्गन या जिसमें भी बीमारी है उससे वो बीमारी निकालनी है और उस ऑर्गन का फंक्शन हमें प्रिजर्व करना है। सपोज़ जैसे हम देखें कि जहाँ पर पहले मरीज़ का 2 या 3 बार ऑपरेशन हो चुका है, या फिर बच्चेदानी में से गिठान निकालने का ऑपरेशन है, या अंडेदानी की कोई गिठान को रिमूव करने का ऑपरेशन है, या कोई महिला सपोज़ पहले बच्चाबंदी करवा चुकी हैं और अब उन्हें बच्चा, जिसे हम अन्नली कहते हैं, उसको खुलवाने का ऑपरेशन कराना है। तो जहाँ पर भी हमें ऑर्गन का फंक्शन प्रिजर्व रखना है, जिन्हें हम कहते हैं फंक्शनल सर्जरीज, उन केसेस में रोबोटिक्स का विशेष रोल है। जहाँ पर किसी बीमारी की वजह से पेट के अंदर एडेशंस हैं, जहाँ लैट्रिन का रास्ता, पेशाब का रास्ता, ये सब आपस में चिपके हैं और उन्हें हमें डिसेक्ट करना है, उनके बीच में से हमें पैथोलॉजी निकाल के लानी है, तो इसमें रोबोटिक्स के माध्यम से हम डिजीज़ का क्लियरेंस या कहें बीमारी को पूरी तरह से निकाल सकते हैं बिना किसी आसपास के स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए बिना। तो बेसिकली हमारा कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम हो जाता है एंड डिजीज़ क्लियरेंस कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए जो जटिल ऑपरेशन है या जो जटिल बीमारियां हैं जहां पर अंदर चिपकन, लाइक एंडोमेट्रियोसिस की अगर मैं बात करूं। मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट करना चाहती हूँ। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं आज। मैं उनसे आपको कनेक्ट करना चाहती हूँ। बताइए। हेलो, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? हेलो जी हाँ, नमस्कार। आ रही है मैडम। नमस्कार मैडम, आप कहाँ से बोल रहे हैं? आपका नाम क्या है, प्लीज़ बताएंगे? मैम, आपको और डॉक्टर मैडम को नमस्ते। नमस्ते जी, हम आकांक्षा बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ से। नमस्ते आकांक्षा। आकांक्षा हमसे कनेक्ट हुई हैं। आकांक्षा छत्तीसगढ़ से हैं। आकांक्षा, आपका सवाल बताएं। मैडम, हमें ये पूछना था कि हमें राइट वाली किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस है और पीयूज ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसका पाइलोप्लास्टी की सर्जरी के लिए हमको एडवाइस किया गया है। तो मैडम, हमारे शहर में अभी 1-2 साल से नई रोबोटिक सर्जरी शुरू हुई है, तो मैम यानी इसको ओपन सर्जरी से कराना, लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक, किससे कराना अच्छा रहेगा और क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए किसी भी सर्जरी के पहले और बाद में, यानी किस पद्धति से कराना ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि ज्यादा अच्छा आउटकम आए? आपकी राइट किडनी में मैं अगर सवाल दोहराना चाहूँ तो आप एक बार दोहरा सकते हैं सवाल? मैम, हमारी राइट वाली किडनी में पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन है और उसके लिए पाइलोप्लास्टी सजेस्ट की गई है हमको। जी। आकांक्षा का सवाल है, उनकी राइट किडनी में कुछ एक डिटेक्शन है जिसकी वजह से उनको पाइलोप्लास्टी सजेस्ट की गई है। तो उनका ये सवाल है, क्योंकि उनके शहर में अभी रिसेंटली रोबोटिक सर्जरी आई है, तो उनके लिए क्या बेटर ऑप्शन होगा, ओपन सर्जरी में जाना या रोबोटिक सर्जरी में जाना? और अगर रोबोटिक सर्जरी में जाना तो उसके पहले और उसके बाद वो क्या प्रिकॉशंस ले सकती हैं ताकि उनके लिए सर्जरी ईजी हो, कन्वीनियंट हो और सुरक्षित हो? धन्यवाद आकांक्षा, पहले तो आपके सवाल के लिए। आपका जो प्रोसीजर है, हालांकि मैं उसकी विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं रोबोटिक सर्जरी विशेषज्ञ हूँ, मेरा ये मानना है कि कोई भी सर्जरी जो नॉन कैंसरस है, उन बिनाइन सर्जरीज के लिए रोबोटिक इज़ अ बून। पहली बात तो आजकल ज़्यादातर महिलाएं जो है काम पर हैं, सबको अपना दिन प्रिजर्व करना होता है, कोई भी कई दिनों तक अस्पताल में पड़े रहना नहीं चाहता है। दूसरा चीज़ सर्जिकल फिनिश, तो पाइलोप्लास्टी के लिए डेफिनेटली अगर आपके शहर में कोई रोबोटिक विशेषज्ञ है, रोबोटिक सर्जरी विशेषज्ञ है, तो आप पाइलोप्लास्टी रोबोटिक प्रोसीजर द्वारा कराने के लिए जा सकते हैं। इट्स अ नॉर्मल प्रोसीजर। और दूसरी चीज़ की उसके बाद, मतलब ऑपरेशन के बाद में आपका काम पर लौटना, ये सब जो अपन कहते हैं कि रिकवरी टाइम बहुत कम हो जाता है। तो डेफिनेटली अगर आपके शहर में कोई विशेषज्ञ हैं इस सर्जरी के, तो आपको उनका ओपिनियन लेना चाहिए रादर देन सीधे पुरानी मान्यता को मानते हुए ओपन सर्जरी के लिए जाने के लिए, क्योंकि कोई भी बेनाइन सर्जरी के लिए रोबोटिक सर्जरी इज़ डेफिनेटली एक, आप कहें, इट्स अ बून जी। सो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए जी। थैंक यू डॉक्टर कल्पना। थैंक यू आकांक्षा आपके सवाल के लिए। बट मेरा कॉलर से एक
रिक्वेस्ट है कि क्योंकि हम आज महिला रोगों की बात कर रहे हैं, मातृत्व रोगों की बात कर रहे हैं और हमारे साथ महिला रोगों के विशेषज्ञ मौजूद हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो आपके सवाल हैं वो महिला रोगों, मातृत्व रोगों से रिलेटेड ही हों तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम उनको ज़्यादा अच्छे से टैकल कर सकेंगे, आपको बेटर इन्फॉर्मेशन दे सकेंगे। थैंक यू आकांक्षा, थैंक यू मैम। थैंक यू। हम आगे बढ़ते हैं हमारे प्रोग्राम में। मैम, अगर कोई भी मरीज़ अगर रोबोटिक सर्जरी कराता है तो उसको आफ्टर केयर क्या है, उसको क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ईज़ है, क्या टाइम की बचत है एक नॉर्मल सर्जरी और एक रोबोटिक सर्जरी में, क्या ये लाभ हैं, ऐसे कौन से लाभ हैं जो एक मरीज़ को होते हैं जब वो एक रोबोटिक सर्जरी का ऑप्शन चूज़ करता है, और क्या उसके नुकसान भी हैं, मतलब कुछ नुकसान कुछ फ़ायदे अगर आप हमें बताएं रोबोटिक सर्जरी से रिलेटेड। देखिए, रोबोटिक सर्जरी का जहाँ तक बात है, बीमारी जो भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि इलाज पहले नहीं था, इलाज अभी भी है, वो हम एडवांस करते जा रहे हैं समय के साथ में। वी आर गिविंग क्वालिटी टू आवर पेशेंट्स, है ना, सो दैट अभी इनिशियली जब वर्किंग महिलाएं, तो आप ये जानते हैं कि चाहे घर में काम करें, आजकल महिलाएं बाहर भी काम कर रही हैं, तो उनका टाइम बहुत प्रेशियस है, पहले परिवार और बच्चों के लिए, बाद में अपने काम के लिए भी। तो हमारे लिए अगर हम एक बात करें, जो सबसे पहले हम ड्रॉबैक पे आते हैं, वो अभी तक जो हमें पेशेंट्स जो हम के सर्जरी कर चुके हैं और जो हमारे पास जो मेन हर्डल है, सबको ये लगता है सर्जरी महंगी है जी, ना जी। लेकिन अगर हम उस सर्जरी के कॉस्ट को अगर हम अपने दिनों के कॉस्ट से कंपेयर करें कि कितने दिन महिला एक अपने काम से अवकाश लेती है, घर के काम से अवकाश लेती है, घर पे बच्चों को संभालने के लिए या परिवार को संभालने के लिए कुछ और इंतज़ाम करना पड़ता है, तो अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें, साथ ही साथ एक कॉस्ट ये हो गई, उसके अलावा सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन, अगर सपोज़ किसी सर्जरी में कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, डेफिनेटली कोई भी सर्जरी किसी कॉम्प्लिकेशन या फिर किसी जटिलता के बिना नहीं पॉसिबल होती है, या आप समझे कि कुछ ना कुछ हो सकता है, तो उस केस में उस कॉम्प्लिकेशन को डील करने के लिए आपके एडमिशन में, आपके उपचार में जो दिन और जो कॉस्ट ऐड होती है, वो भी एक तरह से वो मरीज़ को ही जाती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ओवरऑल कॉस्ट एक रोबोटिक सर्जरी की बहुत कम है। सिर्फ एक यही जो मुझे लगता है, नॉर्मली पेशेंट्स को लगता है कि सर्जरी बहुत कॉस्टली है, अगर हमें सेम ही बच्चेदानी निकालनी है तो हम क्यों ना पेट पे चीरा लगाने वाले ऑपरेशन के लिए जाएं, या क्यों ना हम बेसिक दूरबीन के लिए जाएं। जी। जब भी हम अपने पेशेंट से बात करते हैं तो सबसे पहले हम उसके रोग की जटिलता को देखते हैं। जी। जहां हमें लगता है कि रोग ऐसा है कि जिसको बहुत ही बेसिक है, बहुत ज़्यादा जटिलता नहीं है, वहां हम सीधे सीधे पेशेंट को उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं। पहला हमारा मेडिकल होता है, देन वी गो टू द सर्जरी, बिकॉज सर्जरी हमेशा इन्वेजिव होती है, चाहे वो किसी भी माध्यम से की जाए। जहाँ पर डॉक्टर को लगता है कि नहीं, इस बीमारी को मरीज़ को सर्जरी चाहिए, तब वो सर्जरी उसके हिसाब से एडवाइस करते हैं हम लोग, और जितनी जटिलता उसके साथ जुड़ी हुई है उसके हिसाब से आपको आपका ऑपरेशन बताया जाता है। अगर हमें सपोज, जैसे मैं बात करूँ, बीमारी अगर कोई एंडोमेट्रियोसिस है या पहले कई सर्जरी हुई है, तो उस केस में अगर हम देखें तो मरीज़ को ये फ़ायदा है कि मरीज़ के साथ में जो कॉम्प्लिकेशन, जो जटिलताएं एसोसिएटेड है, उसे भी डील करना डॉक्टर का ही काम है। तो उसके हिसाब से हम अपने मरीज़ को ऑपरेशन का सलाह देते हैं कि उसे किस ऑपरेशन के लिए जाना चाहिए। रोबोटिक्स की हम बात करें तो जो हमारे पेशेंट अभी तक केसेस जो हम कर चुके हैं, उनका सबका एक्सपीरियंस जो है वो हम लोगों के पास है, हम लोग उनके फीडबैक लेते हैं, सो दैट हम लोग और उसमें बेटरमेंट कर सकें। सो सर्जरी का क्लियरेंस उनका, जैसे अभी जो रूटीन हम लोग सर्जरी कर रहे हैं, हम लोग मरीज़ को दूसरे या तीसरे दिन आराम से डिस्चार्ज कर सकते हैं, मरीज़ अपने रूटीन काम घर के शुरू कर सकता है। तो इस तरह से जो काम से अवकाश है उसके दिन बहुत कम हो जाते हैं। दूसरा चीज़, सर्जरी के बाद में जो सबसे ज़्यादा हुआ होता है मरीज़ को दर्द का, है ना, तो वो दर्द भी जो अगर हम बात करें लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक्स के कंपैरिजन में, तो इसमें इस तरह की टेक्निक्स यूज़ की गई हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं, जो इलेक्ट्रो सर्जरी हम यूज़ करते हैं, उसका जो कहें कि ट्रॉमा, टिश्यू ट्रॉमा, मतलब कि सर्जिकल ट्रॉमा जो पेन कॉज करता है, वो बहुत कम है। तो मरीज़ को दूसरे दिन जो है मरीज़ पेन फ्री होता है। तो एक ये भी फैक्टर है, मरीज़ को सर्जिकल डिटेल्स नहीं पता, बट मरीज़ जो सामने देखता है वो है दर्द, उसे कितने दिन बेड पे रहना पड़ता है, ये सब चीज़ें जो है, इन सब को अगर देखते हैं तो रोबोटिक सर्जरी डेफिनेटली पेशेंट्स के अकॉर्डिंगली इट्स अ बेटर ऑप्शन। जी, जैसे अगर हम फिब्रोसिस की बात करें और एडहेशंस की बात करें, तो वो रोबोटिक सर्जरीज में काफ़ी कम है। अब क्योंकि आज हमारा टॉपिक है रोबोटिक सर्जरी, आधुनिक तकनीक से सुरक्षित इलाज तक, बिल्कुल, तो अगर हम सुरक्षा की बात करें तो कितनी सुरक्षित है रोबोटिक सर्जरी
अगर हम उसकी कंपैरिजन करें एक की होल सर्जरी से या एक ओपन कन्वेंशनल जो सर्जरीज हैं उनसे, तो सुरक्षा का क्या पैमाना है मैम? सुरक्षा डेफिनेटली इसमें बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमारा विजन काफ़ी इम्प्रूव्ड है, इसमें इंस्ट्रूमेंट जो हम औजार यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी फाइन रिफाइन है, टेक्निक्स काफ़ी एडवांस हैं, इसलिए जो डिजीज़ का क्लियरेंस है वो बहुत अच्छा है, पेशेंट आउटकम बहुत अच्छा है। और एक बात की हमने दो चीज़ें हम बोल रहे हैं, एक है डिजीज़ का क्लियरेंस मतलब बीमारी को पूरा निकालना, और आसपास की चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना जो कि रिलेटेड है सेफ्टी से। जी। तो ओपन सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और हम कहें रोबोटिक्स में डेफिनेटली इट्स अपग्रेडेड। जी। तो पेशेंट की सेफ्टी, आसपास की स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचता है, आसपास इवन एक सर्जरी भी अपने आप में एक सर्जिकल ट्रॉमा है जो कि एडेशंस कॉज करती है, जैसा आपने बताया। सपोज किसी पेशेंट को 2 या 3 बार ओपन सर्जरी हो चुकी है तो अंदर काफ़ी एडेशंस होते हैं। यही सर्जरी शायद उस पेशेंट की अगर लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक्स से की जाती है तो नंबर ऑफ एडेशंस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ओपन सर्जरी में जब हम पेट पे चीरा लगा के ऑपरेशन करते हैं तो सारा एनवायरनमेंट अंदर विसरा को एक्सपोज होता है, जिससे एडेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कई बार जब हम दोबारा सर्जरी करते हैं, सेकेंड टाइम सर्जरी होती है, सेकेंड टाइम लैप्रोस्कोपी, तो हम देखते हैं कि एब्डोमेन जो पेट है वो काफ़ी एडेशन फ्री होता है, राइट। तो इसलिए जैसे हम एडवांस कर रहे हैं ओपन सर्जरी से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और रोबोटिक्स पे, एडेशन के चांसेस कम हैं, कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम हैं, और सर्जिकल क्लियरेंस काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा है जी। इसलिए जो है रोबोटिक सर्जरी हम लोग अभी अपने पेशेंट में जहाँ पर कि मल्टीपल ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुके हैं या बीमारी जहाँ पर कि एडिशंस काफ़ी हैं, उनमें हम इन लोगों को प्राथमिकता देते हैं। हम और ये जानना चाहेंगे मैम, क्योंकि ये एक नई तकनीक है, क्योंकि हम इससे रूबरू हो रहे हैं, अभी ये काफ़ी आ रही है और बहुत सारे हिस्से हमारे देश के ऐसे हैं जहाँ तक ये अभी नहीं पहुँची है, तो इस सर्जरी से रिलेटेड भ्रांतियाँ क्या क्या हैं? जैसे कई लोग सोचते हैं कि ये ऑपरेशन रोबोट करते होंगे या ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशंस होंगे तो हम सुरक्षित हैं या नहीं, जैसे कि अभी हमने बात करी। तकनीक क्योंकि नई है, नई तकनीक है, तो कितनी विकसित है, क्या है, रोबोट कर रहे हैं, तो वो जो भ्रांतियाँ हैं हमारे दर्शकों की, उनके ऊपर थोड़ा सा आप अगर बात करें। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि रोबोटिक असिस्टेड जो सर्जरी है ये कोई नई तकनीक नहीं है जी। ये आप कहें विदेशों में ही नहीं, हमारे भारत में भी कई शहरों में वेल टेस्टेड तकनीक है। इस टेक्निक को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। सबसे जो प्राइमरी चीज़ है जो इसमें ध्यान रखी गई है, दैट इज़ रिलेटेड टू पेशेंट सेफ्टी। ठीक है, तो अगर हम पहले तो ये बात बहुत पेशेंट्स हमें भी पूछते हैं कि नई सर्जरी है, क्या हम इस पर रिलाई करें, नई तकनीक है, तो ये कोई नई तकनीक नहीं है। विदेशों में ये ऑलरेडी बहुत प्रचलित है। इवन अगर हम राजस्थान के बाहर भी देखें, राजस्थान में ही इवन कई जगह जो है रोबोटिक सर्जरी हो रही है, और दिल्ली, गुजरात, साउथ में ये ऑलरेडी जो है काफ़ी प्रयोग हो रही है, प्रचलित है। तो ये कोई नई टेक्निक नहीं है। तो अपने डॉक्टर पे भरोसा करें कि जो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट ऑफर कर रहा है वो हमेशा पेशेंट सेफ्टी को ध्यान में रख के करता है। जी जी। तो ये जो है दिमाग से निकालें कि ये कोई नई तकनीक है, ये तकनीक है, अच्छी है, वेल टेस्टेड है, जिससे कि पेशेंट्स को डेफिनेट तौर पे लाभ प्राप्त होता है। डॉक्टर, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ी हैं, क्या आप हमें सुन सकती हैं? हेलो। हेलो, नमस्कार, आपका नाम और आप कहाँ से बोल रहे हैं, प्लीज़ हमें बताएंगे? मैम मेरा नाम नेहा है और मैं उत्तराखंड से बात कर रही हूँ। नमस्कार नेहा जी, आप उत्तराखंड से बात कर रही हैं, आपका सवाल? मैम मेरा सवाल ये था कि मेरे हर्निया है काफी टाइम से जी पेट में जी। तो मुझे कैसे सर्जरी मतलब करनी चाहिए? हर्निया से रिलेटेड हम अभी मैं आपका क्वेश्चन ज़रूर पास ऑन करूँगी, बताइए। हमारी कॉलर है नेहा जी उत्तराखंड से, उनको हर्निया की तकलीफ है, बट जैसे कि हमने डिस्कस किया, तो अगर आप थोड़ा सा कुछ लाइट थ्रो कर सकें बताइए जी। आपका इशू एग्जैक्टली क्या है नेहा जी? आपको तकलीफ है हर्निया की और उसकी सर्जरी से रिलेटेड होता है, तो मैं सर्जरी से रिलेटेड जानना चाहती हूँ कैसे सर्जरी मतलब मुझे बेस्ट रहेगी मेरी। उनको हर्निया से रिलेटेड कौन सी सर्जरी बेस्ट रहेगी ये जानना चाहती हैं, ये उनका क्वेश्चन है। नेहा जी, आपका सवाल भी सर्जिकल ब्रांच से संबंधित है जी। बट हर्निया का भी इलाज जो है रोबोटिक तकनीक से, या हम कहें कि दूरबीन से संभव है। जी।
बिकॉज क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि फंक्शनल सर्जरीज जहाँ पे हमें किसी भी ऑर्गन का फंक्शन प्रिजर्व करना है, हर्निया होता इसलिए है क्योंकि हमारी पेट की दीवार में जो एक शीथ होती है जो कि हर्निया प्रिवेंशन का काम करती है, वो वीक हो जाती है। उसको ऑगमेंट करने का वहाँ पर डॉक्टर एक जाल जैसा कुछ, जिसे हम मैश कहते हैं, वो प्लेस की जाती है ताकि हर्निया को रिड्यूस किया जा सके, हर्निया ना हो। तो उस केस में भी अपने ध्यान ये रखना है कि मैश का प्लेसमेंट, सूचरिंग बहुत अच्छी हो। दूसरा चीज़ इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन बाहर से जो इन्फेक्शन आ रहा है मैश के साथ में, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सो इसके लिए भी डेफिनेटली की होल सर्जरी इज वेरी गुड रादर देन ओपन सर्जरी, बिकॉज ओपन सर्जरी की वजह से ही हर्निया होता है। जी। आप समझे, किसी भी बीमारी तक, सपोज मैडम का, नेहा जी का कोई ऑपरेशन हुआ होगा जिसके लिए उन्हें पेट पे चीरा दिया गया होगा, उस केस में बीमारी तक पहुंचने के लिए हम ऑलरेडी जो स्किन है, जो पेट के ऊपर की चमड़ी है, उसमें 3 जगह हम इंसिजन देते हैं एक ही लेयर में। धीरे धीरे वो स्किन वीक हो जाती है। कई बार जो रोगी है उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस के हिसाब से भी टिश्यू की हीलिंग होती है और उस लेयर के वीक होने से हर्निया बनता है। तो सर्जरी में डॉक्टर उसी जगह मैश प्लेस करते हैं और उस जगह सूचरिंग की जाती है। तो अगर ये दोनों ही चीज़ें, मैश का प्लेसमेंट और सूचरिंग बहुत अच्छी तरीके से हो, मतलब टाँके अच्छी तरीके से लगाए जाएं, और दूसरा एसेप्सिस मेंटेन किया जाए, तो ये दोनों ही उद्देश्य हमारे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी में अच्छे से फुलफिल होते हैं। सो उसके लिए डेफिनेटली ये उस ऑपरेशन के लिए जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। मेरा लास्ट सवाल आज का, बिकॉज हम समाप्ति की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो कल हमने वर्ल्ड नार्कोटिक्स डे सेलिब्रेट किया मैम। तो आजकल नशा सेवन जो है वो बहुत, उसका प्रचलन काफ़ी बढ़ रहा है और महिलाओं में भी काफ़ी बढ़ रहा है। तो उसका उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे क्या असर पड़ता है? बिकॉज अल्टीमेटली हम ये जानते हैं, हम कितनी भी बातें कर ले, एक वुमन की बॉडी को रिप्रोड्यूस करना इज़ एन एसेंशियल फीचर। तो इस नशा सेवन के बढ़ने की वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है उनकी रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ एंड सिस्टम्स पे, इसके ऊपर हम जानकारी, हमारा आखिरी सवाल ये मैम। थैंक यू धनुषा इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए, क्योंकि नशा ऐसी चीज़ है जिसका पुरुषों में तो बहुत डिस्कशन होता है बट महिलाओं में डिस्कशन नहीं होता है। तो एक टॉपिक उठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज़ ये है, ये बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि जो महिलाएं हैं उनकी लाइफ में भी आप देखें तो स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। तो डेफिनेटली, क्योंकि फीमेल का काम बर्थ से रिलेटेड है, पूरी फैमिली की धुरी होती है एक महिला, साथ में बच्चों का पालन पोषण भी काफ़ी हद तक एक महिला की जिम्मेदारी है। तो उनको इस आदत से दूर रहने का, या समझें कि जो तनाव है उससे दूर रहने का अगर वो कोशिश करें तो डेफिनेटली इसको हम कम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, सपोज़ कोई महिला अल्कोहल लेती हैं या फिर स्मोकिंग करती हैं, तो ये सब प्रेगनेंसी में बहुत ही हार्मफुल इफ़ेक्ट डालती है बच्चे की ग्रोथ पे, नवजात शिशु की ग्रोथ, जो फीटस है उसकी ग्रोथ पे बहुत असर डालती हैं। कई सारी कॉम्प्लिकेशन है, जैसे बच्चे का गर्भ में बढ़ नहीं पाना, जैसे हम IUGR कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, या फिर अवल नाल का अपनी जगह से खिसकना, अब्रप्शन जिसे कहते हैं। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन के रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्योंकि एक महिला को जो उनका रिप्रोडक्टिव कैरियर है, कहाँ है कि बच्चों को जन्म देना है, उसके अलावा एक सपोज़ कोई महिला तनावग्रस्त है या नशे के अंडर में है, तो बच्चों का जो केयर है वो भी बहुत हद तक अफेक्ट होता है, बच्चों की परवरिश अफेक्ट होती है। तो डेफिनेटली ये चीज़ें जो है हमें एड्रेस करनी चाहिए, बट डेफिनेटली वो तभी कम किया जा सकता है जब महिलाओं में जो तनाव है उसको हम एड्रेस कर सकें। तो उसमें पारिवारिक योगदान, मैं कहूँ कि पुरुषों की तरफ से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की महिलाएं घर के काम के साथ साथ बाहर का जिम्मेदारी भी उठा रही हैं, आधुनिक हैं, वर्कलोड भी ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि इसमें पारिवारिक रोल बहुत ज़्यादा है और डेफिनेटली इट हैज़ टू बी टेकन केयर। जी थैंक यू डॉक्टर कल्पना तिवारी, आपने हमारे साथ इतनी सारी और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन साझा की, जिससे मुझे यकीन है कि हमारे दर्शकों को काफ़ी सारी आज नॉलेज मिली है रोबोटिक सर्जरी से रिलेटेड, रोबोटिक सर्जरी की सुरक्षा से रिलेटेड, और इस आधुनिक तकनीक को यूज़ करने के कॉन्फिडेंस से रिलेटेड, कि हाँ हम इस तरफ जा सकते हैं, इस तरफ बढ़ सकते हैं, हम कहीं से भी आएँ, हम इस तकनीक को यूज़ करके एक सुरक्षित इलाज की ओर बढ़ सकते हैं। साथ ही आपने जो हमारे अंतिम प्रश्न का उत्तर दिया, उसमें जिस तरह से आपने ये बताया कि सिर्फ ये कह देना कि बिकॉज ह्यूमन विमेन बॉडीज़ आर रिप्रोडक्ट
उनको रिप्रोडक्शन में जाना है वो काफ़ी नहीं है। हमें एक ओवरऑल एक तनाव फ्री माहौल देना होगा ताकि वो इन सब से बच के एक हेल्दी बॉडीज़, एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कर सके और अपने इन रोगों को, महिला रिलेटेड रोगों को कम कर सके। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर कल्पना तिवारी आज के इस एपिसोड में हमारे साथ होने के लिए। हेलो डॉक्टर देख रहे थे आप, नमस्कार। धन्यवाद। आपकी सेहत का रखे ख्याल महात्मा गांधी अस्पताल, जहां है हृदय रोग, कैंसर रोग, मस्तिष्क रोग, लिवर तथा उदर रोग, महिलाओं तथा बच्चों से जुड़ी सभी प्रकार की जांच व सुपर स्पेशलिटी उपचार सेवाएं। कॉल 1800 180 6002।